नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आज का प्रस्तुति का विषय है विषय की रूपरेखा अर्थात शोध विषय की रूपरेखा। तो विषय की जब परिकल्पना निश्चित हो जाती है, हमने कल बात की थी कि जो परिकल्पना होती है वो स्वानुभूत या परानुभूत हो सकती है। तो जब परिकल्पना निश्चित हो जाती है तब उसकी रूपरेखा का प्रश्न उठता है कि इसकी रूपरेखा कैसे बनाई जाए। परिकल्पना तो उत्पन्न हो गई, हमारे मस्तिष्क में विचार तो उत्पन्न हो गया, किंतु उसकी रूपरेखा कैसी बनाई जाए। तो वास्तव में देखा जाए तो रूपरेखा विषय से संबंधित साहित्य को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट होती है ना, कि बिना साहित्य पढ़े हम रूपरेखा बना ही नहीं सकते। परंतु कुछ विश्वविद्यालय हैं जैसे जिसमें शोध आवेदन पत्र के साथ विषय की रूपरेखा की मांग करी जाती है, यानी कि उनको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है। तो वो क्या करते हैं, अस्थायी या फिर बहुत संक्षिप्त योजना सूत्र प्रस्तुत कर देते हैं, और जिससे वह विषयों और अध्यायों के शीर्षक और उसमें कुछ वर्णित होने वाले प्रसंग को एक दो पंक्तियों में दे देते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में से शोध प्रबंध की प्रस्तुति के साथ जो है रूपरेखा वो देने का प्रावधान है। तो इसका एक फ़ायदा होता है कि परीक्षक के सम्मुख प्रबंध की वस्तु का पूरा चित्र उपस्थित हो जाता है। जब उनका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की एक शर्त ही रूपरेखा की प्रस्तुति हो जाती है। तो वहाँ शोधार्थी अस्थायी या काम चलाऊ रूपरेखा तैयार करके ले जाता है, जो अध्ययन की समाप्ति पर स्थायी और विस्तृत रूप जो है धारण कर लेती है। उसके संक्षिप्त होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें अध्याय के शीर्षक मात्र हों, यानी कि कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा संक्षिप्त शोध रूपरेखा हो जाती हैं, जैसे उनमें सिर्फ अध्याय के नाम पर पॉइंट्स ही होते हैं। तो अध्याय में जो वर्ण्य विषय है उसका थोड़ा सा स्थूल संकेत भी दे देना चाहिए, मोटा मोटा सा उसके बारे में बता देना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे सूरदास के ऊपर कोई शोध कर रहा है, सूरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व, उस पर कोई शोध करने का निश्चय कर रहा है। तो एक पद्धति तो यह हो सकती है कि सूरकालीन परिस्थिति को हम अपना प्रथम अध्याय बनाएं, क्योंकि कवि अपनी परिस्थिति से उत्पन्न होता है और परिस्थितियाँ कवि को प्रभावित भी करती हैं। या फिर दूसरी पद्धति यह हो सकती है कि भूमिका से प्रारंभ न करके विषय से ही प्रारंभ किया जाए। तो अगर पहली पद्धति के अनुसार आपकी रूपरेखा का नियमानुसार संक्षिप्त रूप है तो वह बिल्कुल ही स्पष्ट है, और अस्पष्ट रूपरेखा से शोध की दिशा भली भांति निर्दिष्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो रूपरेखा दी हुई है, जैसे शोध विषय सबसे पहले हो जाएगा सूरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व, फिर प्रथम अध्याय हो गया सूरकालीन परिस्थिति, दूसरा अध्याय हो जाएगा सूर का व्यक्तित्व या उनका जीवन चरित्र, तीसरा अध्याय हो गया सूर का कृतित्व, चौथा अध्याय है सूर के काव्य की आलोचना, और पांचवा अध्याय है उपसंहार। तो ये क्या है, ये बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा है। इससे स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि शोधार्थी सूर के अध्ययन से क्या प्रतिपादित करना चाहता है। आपके विषय का शीर्षक तो सूर के जीवन और काव्य की पूरी विवेचना चाहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से जो तारशैली की अधूरी रूपरेखा से जो अध्ययन है वो सीधी रेखा में कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम पहले अध्याय को ही लें, इसमें पहला अध्याय है सूरकालीन परिस्थिति, तो उसका अपने शीर्षक मात्र सिर्फ उसका शीर्षक दिया है, और पाठक को यह ज्ञात नहीं होता कि आप किन स्थितियों की चर्चा करना चाह रहे हैं। परिस्थितियां तो बहुत सारी होती हैं, जैसे राजनीतिक हो, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियां। तो इनके आगे हमें लिख देना चाहिए कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या फिर साहित्यिक परिस्थितियां। तो इससे थोड़ा सा स्पष्टता आ जाती है। तो इसमें हम आलोच्य काल के इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे जिनमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन मिलेगा। या फिर जैसे भक्तमाल और वैष्णव की वार्ताएं हैं, 52 वैष्णव की वार्ता है, 64 वैष्णव की वार्ता है, तो उसमें उस समय के तत्कालीन जो धार्मिक विश्वास हैं उनका परिचय उनसे हो सकेगा। अगर दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरा अध्याय भी बहुत अस्पष्ट है।
दूसरा अध्याय में सूर का व्यक्तित्व और जीवन चरित्र। तो व्यक्तित्व के क्या उपादान होते हैं, इसका उल्लेख हमने नहीं किया, क्योंकि व्यक्तित्व के उपादान के आधार पर ही सूर के जीवन को हम खोजना चाहेंगे। व्यक्तित्व समाज का एक घटक है, और जब हमने सूरकालीन समाज का रूप प्रथम अध्याय में प्रस्तुत कर दिया है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या थी, तब हमें सूरदास के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर हमने उनका प्रथम अध्याय में जिक्र नहीं किया है, तब हमें व्यक्तित्व के उपादान खोजने होंगे कि किन आधारों पर हमें इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे। तो अध्याय का शीर्षक देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसका थोड़ा सा स्थूल वर्णन भी हमें करना होगा। सूक्ष्म वर्णन ना करें, लेकिन स्थूल वर्णन थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो अगर हमें दूसरा अध्याय बनाना है तो सूर के व्यक्तित्व, जीवन चरित्र के आगे हमें लिखना होगा व्यक्तित्व की परिभाषा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सूर की जन्मतिथि, जन्म स्थान, तत्संबंधी भिन्न भिन्न मत और उनकी आलोचना, सूरदास को प्रभावित करने वाली पारिवारिक घटनाएं, जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्ति या उनके जो दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनकी प्रयाण तिथि और विविध मतों की समीक्षा। तो अध्याय की रूपरेखा शीर्षक मात्र न होकर जब थोड़ी सी वर्णनात्मक बन गई, तब आपको सूर के जीवन से संबंधित सामग्री के स्रोत खोजने में सहायता मिल सकेगी। आप उन प्रलेखों की खोज करेंगे जिनमें सूर का उल्लेख संभव होगा। जैसे सूर अकबर के काल में हुए, तो उस काल के जो सरकारी कागजात हैं हम उनकी तलाश करेंगे, उनकी वंशावली प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, या जो भक्त चरित्र हैं उनकी खोज करेंगे। तो ब्रजभूमि में जो सूर संबंधी की उदंतियाँ हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। उनके समसामयिक जो भक्त कवि हुए हैं उनकी रचनाओं में ढूंढेंगे कि कहीं इनके बारे में कहीं जिक्र तो नहीं है। और यदि आप किसी आधुनिक व्यक्ति के जीवन को खोजना चाहते हैं, सूरदास तो 1478 संवत में हुए, लेकिन किसी आधुनिक व्यक्ति के जीवन को खोजना हो तो उसके लिए तो अधिक भटकना ही नहीं पड़ता। जो शासकीय, अशासकीय प्रलेख हैं, प्रकाशित साहित्य है, आदि से ही सारा जीवन चित्र प्रकाश में आ जाएगा। और वर्तमान समय तो सोशल मीडिया का समय है, तो जो आधुनिक व्यक्ति है उसका जीवन चरित्र खोजने में कठिनाई नहीं आएगी। जो कठिनाई है वो प्राचीन कालीन जो कवि हैं उनके जीवन सूत्र एकत्रित करने में आती है। पर जहाँ कवि अपनी रचनाओं में अपना परिचय दे दे, वहाँ शोध की कठिनाई कम हो जाती है। जैसे रचनाएं जो वर्तमान समय में प्रकाशित होती हैं, तो कवियों का या फिर लेखकों का जीवन परिचय वहाँ दिया हुआ होता है। तो तीसरे अध्याय में, जैसे तीसरा अध्याय को ले, तो तीसरे अध्याय में है सूर का कृतित्व। तो इसमें सिर्फ कृतित्व लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उन कृतियों का यथासंभव रचना काल क्रम से उल्लेख करना होगा कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई। अगर चौथा अध्याय देखें तो उसमें है सूर के काव्य की आलोचना। तो सूर के काव्य की आलोचना शीर्षक से यह ज्ञात नहीं होता कि आप किस दृष्टि से आलोचना करना चाहते हैं। क्या आप इस अध्याय में सूर की समस्त काव्य कृतियों का अध्ययन करेंगे? ऐसी स्थिति में तो यह अध्याय बहुत बड़ा हो जाएगा और एक पुस्तक का रूप धारण कर लेगा। आपको इस अध्याय में केवल सूर सागर का ही मूल्यांकन करना होगा। अतः इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण होगा। सूर सागर प्रबंध, जैसे इसके जो आगे हमें लिखना पड़ेगा कि सूर सागर प्रबंध है अथवा गीति काव्य है। प्रबंध अथवा गीति तत्वों के आधार पर उसका मूल्यांकन, उसका भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा, अलंकार, छंद आदि की दृष्टि से परीक्षण। सूर सागर पर श्रीमद् भागवत तथा अन्य ग्रंथों के प्रभाव का पृथक अध्ययन करना होगा। इसे हम 5वां अध्याय कह सकते हैं, लेकिन यह अध्याय स्वयं स्वतंत्र प्रबंध का रूप धारण कर लेता है। यानी कि सिर्फ एक अध्याय पर श्रीमद् भागवत, सूर सागर पर श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों का प्रभाव, अगर ये एक अध्याय को भी लें तो ये स्वतंत्र प्रबंध का विषय हो जाएगा। इसके ऊपर अलग से रिसर्च करी जा सकती है। और छठे अध्याय में फिर है सूर की जो अन्य कृतियाँ हैं, सूर सारावली है आदि की विवेचना करेंगे, उनकी प्रामाणिकता पर विचार और काव्यगत वैशिष्ट्य की परीक्षा करेंगे। फिर 7वां अध्याय बनाएंगे और 7वें अध्याय में सूर के काव्य में दर्शन, वल्लभ मत है उसका सूर की कृतियों पर क्या प्रभाव होगा वो, और अंतिम अध्याय उपसंहार में प्रबंध की मुख्य प्रस्तावनाओं का हम अवलोकन करेंगे।
इसके पश्चात आकार ग्रंथों की जो है क्रम से सूची होगी। अधिकांश रूपरेखाओं में संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं दी जाती। यदि यह शोध प्रारंभ के पूर्व तैयार की गई है तो अधूरी रहेगी। ऐसी दशा में प्रमुख संदर्भ ग्रंथ सूची का लिखित संकेत कर देना चाहिए। हिंदी में विषय पर सीधा विवेचन न होकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परक विवेचन होता है और यह विवेचन प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है, जिससे विषय विवेचन हल्का और उसकी भूमिका भारी हो जाती है। और कुछ प्रबंध तो 1000 से अधिक पृष्ठों का आकार धारण कर लेते हैं। अपनी रूपरेखा में ऐसे प्रसंग या विषयों का निर्देश कर देते हैं जिनके साथ वे पूर्ण न्याय नहीं कर पाते। तो ये जो सूर का व्यक्तित्व था, कृतित्व था, इसके ऊपर अगर हम रूपरेखा बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बनानी। तो जो ये अध्याय दिए हुए हैं इसमें एक और अध्याय और जुड़ेगा, तो कुल मिला के 7 अध्याय हो जाएंगे और इनके सामने थोड़ा थोड़ा स्थूल वर्णन का करना होगा कि इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब एक अन्य उदाहरण है जिसमें विषय की जो रूपरेखा है वो बहुत विस्तृत दी हुई है। शोध का विषय है अंग्रेजी तथा हिंदी के आधुनिक आंचलिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये अध्याय का एक उपशीर्षक है कि विश्व की अन्य भाषाओं में आंचलिक उपन्यासों की दशा। तो इसमें इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, पाश्चात्य भाषाएं और पौर्वत्य भाषाएं। तो देखिए इसमें अध्याय का पूरा विवरण दिया है। तो इसमें है कि हिंदी एवं अंग्रेजी आंचलिक उपन्यास के विकास की रूपरेखा। हिंदी एवं अंग्रेजी जो आंचलिक उपन्यास हैं उनकी उत्पत्ति और उनके विकास के पूर्व की जो सामान्य परिस्थितियां हैं वो क्या थी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें अध्ययन करना होगा अंग्रेजी के उपन्यासों का। तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक और धार्मिक। फिर हिंदी के आ जाएंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक व धार्मिक। फिर आएगा हिंदी एवं उसकी पूर्ववर्ती भाषाओं के प्रागौपन्यासिक कथा साहित्य में आंचलिकता। फिर अंग्रेजी के प्रागौपन्यासिक कथा साहित्य में आंचलिकता। फिर प्रेमचंद पूर्व काल के उपन्यासों में आंचलिकता। फिर प्रेमचंद युग एवं स्वतंत्र पूर्व काल के उपन्यासों में आंचलिकता। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग में हिंदी के आधुनिक आंचलिक उपन्यास का विकास। उसके बाद हार्डी युग तक अंग्रेजी आंचलिक उपन्यास का विकास। 20वीं शताब्दी का अंग्रेजी आंचलिक उपन्यास, तो इसमें अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे, अमेरिकी साहित्य का अध्ययन करेंगे और आंग्ल भारतीय साहित्य का अध्ययन करेंगे। इसके बाद विश्व की अन्य भाषाओं में आंचलिक उपन्यास की दशा। तो इसमें पाश्चात्य भाषाएं आ जाएंगी और पौर्वत्य भाषाएं आ जाएंगी। तो उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि प्रबंध का दूसरा अध्याय, सिर्फ ये दूसरा अध्याय है, ये यदि गंभीरता के साथ लिखा जाए तो कितने हजार पृष्ठ घेर लेगा, कितने हजार पेज की ये प्रबंध हो जाएगा। तो सर्वप्रथम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शोधकर्ता हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई भारतीय, यूरोपीय या पूर्वीय भाषा जानता हो। लेकिन अगर हो गया तो अध्याय का एक एक उपशीर्षक स्वतंत्र शोध प्रबंध का विषय है। दूसरे अध्याय में जो उपशीर्षक लिए हुए हैं वो एक एक उपशीर्षक स्वतंत्र शोध प्रबंध का विषय है। एक एक उपशीर्षक पर पीएचडी हो सकती है, प्रबंध हो सकता है। तो शोधार्थी अपनी रूपरेखा को विद्वतापूर्ण प्रदर्शित करने के लिए ऐसे प्रसंगों का उसमें समावेश कर देता है जिनकी विवेचना करना फिर उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है और फिर उसको बीच में शोध कार्य छोड़ना पड़ता है। तो तात्पर्य यह है कि रूपरेखा का रूप ऐसा हो जो हमारे प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट कर दे। तो रूपरेखा बनाने से पूर्व जो विषय का प्रारंभिक ज्ञान है वो संपादित कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रबंध को सामयिक परिस्थितियों से प्रारंभ करने की परिपाटी अभी चली हुई है। इसलिए विषय के शीर्षक के अनुरूप उसे प्रारंभ न कर एकदम परिस्थितियों के वर्णन से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पुनः
एक जो है शोध प्रबंध है उसका उदाहरण और दिया जा रहा है। तो ये जो शोध प्रबंध था ये बहुत विस्तृत था। इससे पहले हमने शूर के जो शोध प्रबंध का देखा था वो बहुत सूक्ष्म था। तो बहुत सूक्ष्म ना हो, बहुत विस्तृत ना हो। तो डॉक्टर प्रभात हैं, उनका शोध प्रबंध है मीराबाई के ऊपर। तो उनकी हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कि ठीक है। तो उनका जो शीर्षक है वो है मीराबाई की जीवन वृत्त के ऊपर पूरा का पूरा। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि बनाई है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी उस समय की, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, शिक्षा, पर्व, उत्सव, दार्शनिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला। तो ये तो पृष्ठभूमि होगी जिसके आधार पर वो शोध करेंगे। उसके बाद है मीराबाई का जीवन वृत्त, यानी कि जीवन वृत्त के अध्ययन के कौन कौन से आधार होंगे। तो इसमें क्या है, तो मीरा संबंधी जो सामग्री है उसका इन्होंने वर्गीकरण किया है कि कवियों और भक्तों द्वारा कहाँ कहाँ मीराबाई का उल्लेख है। तो कबीर है, सेनावी है, नरसिंह मेहता, सूरदास, हरिराम व्यास, विष्णुदत्त कृत, कुंवरबाई नू, श्रीहित ध्रुवदास, एकनाथ महाराज, तुकाराम जी हैं, बेणी माधव हैं, उन्होंने गोसाई चरित लिखी, कृष्णदत्त हैं जिन्होंने गौतम चंद्रिका लिखी, राम कृपालु उनकी टीकाएँ हैं, टिप्पणियाँ, दृष्टांत, मायादास कृत भक्तमाल है, प्रियादास कृत भक्तमाल की भक्ति रस बोधिनी टीका है, वैष्णव दास जी कृत भक्तमाल का दृष्टांत है, चतुरदास की टीका है, संत दरिया साहब है, नागरी साहब, वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य है, 84 वैष्णव की वार्ता है, 52 वैष्णव की वार्ता, भीम प्रकाश, कुंवरी के दोहे, गरीबदास, महीपति कृत भक्ति लीला अमृत, गोपीनाथ कृत चरित्र मीराबाई, मीराबाई की पर्ची, दयाराम, राधाबाई कृत मीराबाई, सुंदरदास, लोकगीतों में मीरा संबंधी उल्लेख। तो जितने भी हैं सारे के सारे भक्त कवि हैं या फिर जो हैं ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इनमें मीराबाई का कहाँ कहाँ उल्लेख है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, अनुश्रुतियाँ और मीरा, यानी कि अनुश्रुतियाँ क्या है मीरा से संबंधित। तो इसमें क्या है, इतिहास ग्रंथ है, राजनीतिक इतिहास है, मोहणोत नेजसी की ख्यात, एंडल एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, रासमाला, वीर विनोद, हिंदी साहित्य के प्राचीनतम इतिहास, तो अन्य प्रमुख इतिहास, इतिहासेत्र ग्रंथ, शिलालेख, आमेर के जगदीश जी मंदिर का शिलालेख, मेड़ते की मीरा की मूर्ति पर खुदा लेख, दानपत्र, किशनगढ़ संग्रह का चित्र, प्रशस्ति पत्र, अंत्य साक्ष्य। तो ये मीरा से संबंधित अनुश्रुतियाँ हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। फिर उन्होंने जीवन वृत्त की रूपरेखा बताई है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताई जन्मतिथि। तो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, उसके बाद भाटों द्वारा उसका उल्लेख है और अंत में निष्कर्ष है। तो एक तो ये है कि उनके जन्म के बारे में विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि जो भाट कवि थे उस समय के, उन्होंने क्या उल्लेख किया है इनके जन्म के बारे में, और फिर अंत में उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष इन्होंने निकाला। तो फिर जन्म स्थान और प्रारंभिक निवास स्थल है, जन्म कहाँ हुआ और रहे कहाँ शुरू में, कालकोट संबंधी भ्रम है, मीरा का पितृकुल से संबंधित अध्ययन है, मारवाड़ के राठौर कौन थे, मेड़तिया शाखा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, राव दादू जी मीरा के पिता एक भ्रम, मीरा की माता, भाई बहन, परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति, शिशु विवाह स्थिति, मीरा का श्वशुर कुल, पति, 3 मत, निष्कर्ष, क्या मीरा के पति भोजराज पाटवी कुंवर थे, मीरा के जीवन संघर्ष, विषपान आदि। तो ये उनके जीवन वृत्त की रूपरेखा है। अब ये ना तो बहुत सूक्ष्म है और ना ही बहुत विस्तृत है। इन्होंने एक पॉइंट डाल के मीरा का जीवन वृत्त की रूपरेखा और उसके आधार पर इन्होंने थोड़ा स्थूल वर्णन उनका कर दिया। उसके बाद अन्य घटनाएं हैं, जैसे नाग प्रसंग है, वैराग्य और भक्ति की तीव्रता, चित्तौड़ त्याग है, तीर्थ यात्रा, मीरा के गुरु रामानंद, संत रैदासी संत विट्ठल, हरिदास दर्जी, माधवपुरी, गौर कृष्णदास भक्त, जीव गोस्वामी, पुरोहित गजाधर, देवजी दीक्षा गुरु,
उसके बाद है भक्तों और संतों से मीरा का संपर्क, कि किन किन भक्तों और संतों से मीराबाई का संपर्क हुआ। तो देव जी से, रामदास जी से, गोविंद दुबे, साचोरा ब्राह्मण, कृष्णदास अधिकारी, हित हरिवंश और हित हरिराम व्यास, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जम्भनाथ, माधवेंद्र और माधव, रामानंद, नीमानंद, माधवाचार्य, अजब कुंवरी बाई और विट्ठल, ये सारे के सारे वो संत और भक्त थे जिनसे मीराबाई का संपर्क हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो पॉइंट बनाया है अलौकिक घटनाएं, कि उनके जीवन से संबंधित अलौकिक घटनाएं क्या है। तो कुछ अप्रामाणिक प्रसंगोल्लेख मिलते हैं, यानी कि प्रामाणिक नहीं है, सिर्फ सुने सुनाए हैं। क्या नुतुर वैष्णव की वार्ता में उल्लेखित जयमल की बहन मीराबाई थी। तो नुतुर वैष्णव की वार्ता कोई ग्रंथ है, उसमें जयमल की बहन मीराबाई का उल्लेख है। तो इसके ऊपर डिबेट है कि क्या वो यही मीराबाई है जो कृष्ण भक्त मीराबाई है या दूसरी है। अकबर, तानसेन और मीरा, कि अकबर और तानसेन और मीरा का क्या संबंध था। तुलसीदास और मीराबाई, की क्या तुलसीदास और मीराबाई की कभी भेंट हुई थी। नरसिंह मेहता और मीरा के बीच पत्र व्यवहार, की नरसिंह मेहता जो कृष्ण भक्त थे उनके और मीरा के बीच जो है पत्र व्यवहार हुआ। मीरा की अंतरंग सखियाँ और सेविकाएँ, एक मिथुना थी, एक ललिता थी। उसके बाद मीरा की मृत्यु कहाँ हुई और कैसे और कब हुई, मृत्यु की तिथि क्या थी, साहित्यकारों के उस संबंध में क्या अनुमान है, और जो भाट कवि हैं उन्होंने क्या उल्लेख किया है, और अंत में उन घटनाओं से संबंधित निष्कर्ष लिख दिया जाएगा। और चौथा उन्होंने अध्याय बनाया है मीराबाई की रचनाएं और साहित्यिक कृतित्व। तो जो संग्रह केंद्र हैं, प्रकाशित संग्रह और उनके आधार, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं, खोज रिपोर्टों के में जो मीरा के पद प्रकाशित हुए हैं उनके आधार पर इन्होंने उसका जिक्र किया है। तो सबसे पहले इन्होंने दिए हैं प्रकाशित संग्रहों के स्रोत, कि मीरा के पद की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो विधास भाद्र अहमदाबाद में सुरक्षित पोथियां हैं। डाही लक्ष्मी लाइब्रेरी नाडियाड में है। फारबस गुजराती और बम्बई सभा में जो सुरक्षित ग्रंथ है। सेठ पुरुषोत्तम विश्राम भावजी का व्यक्तिगत संग्रह है वहाँ है। उसके बाद मीराबाई की रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो एक रचना है गोविंद गीत गोविंद की टीका, जो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है उसकी टीका। नरसिंह मेहता का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल, राग सोरठा का पद, मीराबाई का मल्हार राग, मीराबाई की गरबी, राग गोविंद, फुटकर पद। उसके बाद निष्कर्ष और फिर कृतियों का पाठ। उसके बाद है मीरा की प्रतियों के वर्गीकरण के आधार, कि मीरा की जो प्रतियां हैं उनका किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए। तो सबसे पहले पूर्व प्रतियों का संचयन, उसके बाद विभिन्न संप्रदायों में जो लिपिबद्ध प्रतियां हैं वो, लिपिकारों की भाषा और संकलन का भाषा क्षेत्र, प्रक्षेप संबंध के आधार पर वर्गीकरण, प्रसिद्ध अंशों की समस्या, मीरा के बाद के घटनाओं के उल्लेख वाले पद, संवादात्मक गीत, लिपिकारों की असावधानी, मीरा नाम के उल्लेख मात्र से मीराकृत कहे जाने वाले पद, यानी कि कुछ पद ऐसे हैं जो मीरा के नाम से प्रचलित हो गए हैं। जैसे कबीरदास जी ने बहुत सारी बातें नहीं की लेकिन बहुत सारे दोहे उनके नाम से प्रचलित हो गए। ऐसे ही चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं की लेकिन उनके नाम से प्रचलित हो गई। बुद्ध के बारे में ऐसा ही है, कोई भी विचार लेके बुद्ध का नाम नीचे लिख दो, जबकि बुद्ध ने वो बातें कही ही नहीं। उसके बाद है प्रसिद्ध अंशों की समस्या, की मीरा के बाद की घटनाओं वाले जो उल्लेख हैं उनके पद हैं, संवादात्मक गीत हैं, लिपिकारों की असावधानी है, मीरा नाम के उल्लेख ये हो गया, कि भाषा की दृष्टि से और अन्य कवियों के पद जो मीरा के नाम से प्रचलित हैं। तो प्रस्तुत अध्ययन की आधारभूत प्रतियाँ। उसके बाद उन्होंने अध्याय बनाया है साधना पथ, मीरा का जो साधना पथ है वो क्या था। तो सबसे पहले इसमें उन्होंने कहा है कि आराध्य, उसके बाद साधक और उसके बाद पूर्व प्रचलित विचारधाराएं और मीरा की साधना। तो उनके आराध्य में क्या था, कृष्णोपासकों का मत है, राम उपासकों का साक्ष्य है, संत संप्रदायों के कथन है, लोकमत है, मीरा का स्वयं का वक्तव्य है, मीरा के जीवन का साक्ष्य नाम रूप अवतारी रूप, विष्णु तत्व, हरि अविनाशी अजय रूप, रूप और सज्जा, लीला की संगिनी मुरली, लीला भूमि वृंदावन। उसके बाद साधक में आ जाते हैं जीव कोटि, साधक जीव, राधा, पुनर्जन्मवाद, कर्म सिद्धांत,
साधना के कारण, भक्ति पद्धति, भक्ति का अर्थ क्या है, मीरा की भक्ति कैसी थी, नवधा भक्ति और एकादश आसक्तियाँ, प्रपत्ति, पंचक्रम प्रेम रूपा भक्ति के साधन, प्रधान सहायक और अंतराय, बाधा और निषेध। तो पूर्व प्रचलित विचारधाराएं में और मीरा की साधना क्या थी? तो वैदिक प्रभाव पर आधारित दर्शन और मीरा, माधवेंद्रपुरी की गोपाल भक्ति से साम्य, चैतन्य मत, द्वैत अद्वैतवाद, वैदिक प्रमाण को अस्वीकार करने वाली पद्धतियाँ, नाथ मत, संत मत, विदेशी दर्शन, सूफी मत और उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद है काव्यानुभूति और अभिव्यक्ति। ये छठा अध्याय इन्होंने बनाया है। तो इसमें क्या है, भाव, बोध और अनुभूति है कि एकांतिक संयोग वियोग, मीरा की रहस्य भावना। इसके बाद पद रचना है, पद परंपरा का उद्भव और नामकरण है, विकास कैसे हुआ, मीरा के पदों में राग, राग मल्हार है, समय सिद्धांत है, भावानुकूल राग है। इसके बाद गीति तत्व, मीरा के काव्य में गीति तत्व, आत्मानुभूति और संयमित भावातिरेक, गेयता, अवनति और संक्षिप्त प्रकार की कोटि। इसके बाद है छंद विधान, टेक की दृष्टि से वर्गीकरण, परंपरागत छंद प्रयोग, नवीन छंद, पूर्व प्रचलित छंद पद्धतियाँ और मीरा के पद, भाषा का स्वरूप, संज्ञा के रूप, सर्वनाम क्रिया, एक विशिष्ट प्रयोग। उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद है शब्दावली में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्ण योजना में नाद सौंदर्य और माधुर्य गुण, शब्द शक्ति में अभिधा लक्षणा और व्यंजना। उसके बाद इन्होंने 3 परिशिष्ट भी दिए हैं। तो इसमें है मीरा द्वारा सेवित मूर्तियाँ और इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों की मूर्तियाँ हैं। दूसरे परिशिष्ट में मीरा पूर्व हिंदी कृष्ण काव्य है, इसकी विभिन्न धाराएं कौन सी हैं, जैसे सूफियाना कृष्ण काव्य, श्रृंगारिक कृष्ण काव्य, जैन दृष्टि से रचित कृष्ण काव्य, नाथ संप्रदाय से प्रभावित कृष्ण काव्य, जयदेव, विद्यापति, नामदेव, शंकरदेव, साधना, चंद्रिका समय, विष्णुदत्त, भीम, कुंभन दास, सूरदास, लालदास, नरसिंह मेहता, केशवदास, हरिदास आदि से संबंधित। और तीसरा जो परिशिष्ट है वो है मीरा का प्राचीनतम चित्र और प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के 5 पृष्ठ फोटो। तो ये 3 परिशिष्ट उन्होंने दिए हैं। तो ये था कि शोध विषय की रूपरेखा क्या हो। धन्यवाद।